हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। पॉडकास्ट टाइमली सुन रहे होंगे। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे ही सुन रहे होंगे। ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत काम के होंगे, राइट? तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं बेटा अपना अगला अध्याय, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगाइए, आंखों को बंद करिए और आंखें बंद करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा कि इस चैप्टर से आपके नीट में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हल्के में लेने वाला चैप्टर नहीं है, छोटा है, इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इसके परिचय से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें हम बात करेंगे बेटा जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं, उनसे निपटने के लिए क्या क्या हमने स्ट्रैटेजीज या सरकार ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि परिवार नियोजन कब शुरू हुआ। भारत में बेटा परिवार नियोजन, भारत उन देशों में से एक है जिसमें परिवार नियोजन सबसे पहले शुरू हुआ था 1951 यानी कि 1951 में। पहली चीज नीट में आ चुकी है। बाद में बेटा इसी परिवार नियोजन कार्यक्रम को आरसीएच का नाम दिया गया, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। जनन एवं बाल स्वास्थ्य केयर को क्या बोलेंगे, वो कार्यक्रम। ठीक है, जिसके अंडर बेटा 2 चीजें आती हैं। पहला, समाज समाज को और लोगों को जो जनन स्वास्थ्य वाले या रिप्रोडक्टिव एज में है, जो अभी जनन संबंधी जो उम्र में है, उनको बेटा पहले तो जागरूक करना जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में, उनसे किस तरीके से उनका निवारण हो सकता है उस बारे में लोगों को जागरूक करना। और दूसरा बेटा आता है कि उनको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना, सुविधाएं मुहैया कराना जो इस समय पे या इस उम्र में उनके लिए जरूरी है। जैसे अगर मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपको एड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो एड्स के बारे में उनको पता मुझे करवाना है। ठीक है, और इसी के लिए बेटा अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चले हैं जो कि लोगों को जागरूक करते हैं इन सभी समस्याओं से संबंधित। ठीक है, अब इनको जागरूक करने के लिए हमने कई सारे तरीके का इस्तेमाल किया। जैसे हमने जगह जगह पोस्टर्स लगाए जिसको हम विजुअल एड बोलते हैं, कि आप देख सकते हैं। रेडियोज में इनके ऐड चलते हैं जिनसे कि सुना जा सकता है। टीवी में इसके ऐड आते हैं जिनको हम ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं, जिसमें सुना और देखा दोनों जा सकता है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे, और सरकारी और गैर सरकारी संगठन मिलकर के बेटा लोगों को इनमें इन कार्यक्रमों से संबंधित जागरूक करने का कार्य करते हैं। दूसरा बेटा इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है अपनी एमनियोसिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं उल्बवेदन, राइट? एमनियोसिंथेसिस वैसे तो बेटा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में की जाती है, जिसमें बेटा हम लोगों को 12 से 16 हफ्ते में, हाँ दूसरी तिमाही यानी कि 14 महीने में की जाती है, क्या बोलेंगे हम उसको, चौथे महीने में की जाती है। और इस उल्बवेदन प्रक्रिया में बेटा बच्चे में अगर जेनेटिक यानी कि कोई आनुवंशिक विकार है तो उसका पता लगाया जा सकता है। इसको पता लगाने के लिए बच्चा जो कि माँ के भ्रूण में, माँ के गर्भ में है, वो जो भ्रूण माँ के गर्भ में है, उस भ्रूण के चारों तरफ बेटा एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं। उसको निकाल करके उसमें भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं जिनमें अगर कोई भी आनुवंशिक विकार है उसका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि एमनियोसिंथेसिस या उल्बवेदन का दुष्प्रयोग या इसका दुरुपयोग किया गया, इसका मिसयूज किया गया बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कि बच्चा लड़का है या लड़की है, और अगर पता लगता है कि जो भ्रूण है वो लड़की है, तो उस कंडीशन में बेटा उस सगर्भता को, इस प्रेगनेंसी को वहीं खत्म कर दिया जाता है ताकि उस लड़की को पैदा होने से रोका जाए। तो उल्बवेदन का मिसयूज ना हो सके, इसलिए इसको कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ इस पर रोकथाम या इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि एमनियोसिंथेसिस को बैन कर दिया गया इंडिया में, ये गलत है। एमनियोसिंथेसिस को बैन नहीं किया गया है, कुछ कंडीशंस के साथ एमनियोसिंथेसिस को बैन किया गया। मतलब आप एमनियोसिंथेसिस तो कर सकते हैं, बच्चे के अंदर कोई आनुवंशिक विकार है वो आपको पता लगाना चाहिए, लेकिन आप उसके चलते मादा भ्रूण है और उसको आप उसके सगर्भता का आप समापन कर देंगे, इस चीज को बेटा बैन किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि आनुवंशिक विकार अगर बच्चे में कोई भी है, और यदि वो आनुवंशिक विकार ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, इस कंडीशन में बेटा बच्चे के अंदर किसी भी या भ्रूण में कोई भी आनुवंशिक विकार होने की अवस्था में आप उस सगर्भता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा उल्बेदन का कार्य। अब इसमें आरसीएच में और क्या आता है, मैंने क्या बोला, पहले तो लोगों को जागरूक करना, दूसरा बेटा लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, उनको मुहैया कराना। और इसके लिए बेटा जगह जगह पर चिकित्सा केंद्र, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, जिससे कि लोगों को उनके गांव के नजदीक या उनके गांव में
बिल्कुल बेसिक से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। उन स्वास्थ्य केंद्रों में एक बेसिक डॉक्टर हो कम से कम, जो उनकी सामान्य समस्याओं को सुन सके। वहां पर बेटा वो सारे बेसिक उपकरण हो जो कि छोटी मोटी चोट और सर्जरी के लिए जरूरी हैं। ये सब बेटा इसी आरसीएच प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद बेटा जनसंख्या विस्फोट पर आपको एक नजर डालनी बहुत जरूरी है। इसमें जो डेटा दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में वो आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट मतलब एकदम से बढ़ती हुई जनसंख्या। 1900 में बेटा जो जनसंख्या विश्व की 2 अरब थी, वो बेटा 100 सालों में यानी कि 2000 तक आते आते 6 अरब हो गई, यानी कि 3 गुना हो गई। वहीं अगर हम भारतीय जनसंख्या की बात करें, भारत के लोगों की जनसंख्या की बात करें, तो आजादी के समय 1947 में या 1951 में जो जनगणना हुई थी, उस समय बेटा जो जनसंख्या अपनी 350 मिलियन थी, वो 2000 तक बढ़ करके 1 अरब पहुंच गई। मतलब दोनों ही जगह, चाहे विश्व की जनसंख्या हो चाहे भारत की जनसंख्या हो, दोनों में ही लगभग 3 गुना उछाल देखने को मिला। लेकिन जो विश्व की जनसंख्या आपकी 100 साल में 3 गुना पहुंची, भारत की वही जनसंख्या बेटा मात्र 50 सालों में 3 गुना पहुंच गई, जो कि बहुत खतरनाक यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन है ये इंडिया के लिए। ठीक है, और इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व का हर छठा आदमी भारतीय है। ये तो बेटा था अपना डेटा 2000 तक का। 2011 में 2001 में जो जनगणना हुई, उसके हिसाब से बेटा जो ये डेटा था वो कुछ इस तरीके से बढ़ा कि विश्व की जनसंख्या 7.2 बिलियन पे पहुंच गई। वहीं बेटा भारत की जनसंख्या आपकी 1.2 बिलियन पे पहुंच गई। रीसेंट जनगणना के हिसाब से बेटा ये 1.2 को पार कर चुकी है। ठीक है, और इस हिसाब से जो आपकी ग्रोथ रेट है, जो अपनी ओवरऑल वृद्धि दर है बेटा, वो 1.7 मतलब 17%, 17 लोग जहां 1000 लोगों में बढ़ रहे थे, वो बेटा बढ़ करके 1000 लोगों की पॉपुलेशन में हर साल 20 लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में ये जो जनसंख्या है ये 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा आपको यहीं पर एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, इसके कारण, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण है कहीं ना कहीं हमारी बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य संबंधी जो हमने सुविधाएं प्रदान की हैं लोगों को, कहीं ना कहीं वो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही हैं। जिसमें हमने क्या देखा बेटा, इसमें हमने देखा कि जो अपने मातृ मृत्यु दर है, मतलब बच्चे के जन्म के पश्चात जो पहले माएँ मर जाती थी, अब बेटा वो दर बहुत कम हो गई है। साथ ही साथ जन्म लेते ही जो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, इन्फेंट जिसको हम बोलते हैं, शिशु या नवजात शिशु मृत्यु दर बेटा, वो भी बहुत कम हो गया है। तो मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर बहुत कम होने के कारण बेटा ये जनसंख्या विस्फोट बहुत ज्यादा, या ये जनसंख्या विस्फोट हुआ है। अब इस जनसंख्या का या जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, इसको हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए बेटा कई सारे तरीके बताए गए हैं। कुछ गर्भ निरोधक तकनीकें बताई गई हैं। अब एक आदर्श गर्भ निरोधक तकनीक क्या होती है, तो एक आदर्श गर्भ निरोधक तकनीक के कुछ ऐसे लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला, आसानी से उपलब्ध हो जाए। दूसरा बेटा, बहुत ज्यादा महंगी ना हो, जेब को महंगी ना पड़े। तीसरा बेटा, जो भी उपयोग करता है उसकी प्रिवेसी यानी कि उसकी क्या बोलेंगे, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करे। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी भी गर्भनिरोधक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो जगत पे ढिंडोरा ना पिट जाए। ठीक है, उसकी प्रिवेसी मेंटेन रहे। चौथा बेटा, उसको जो भी गर्भनिरोधक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके दुष्प्रभाव या जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम होने चाहिए, या ना हो, मतलब ना हो तो बहुत ही अच्छा है। पांचवा बेटा, कि किसी भी गर्भनिरोधक तकनीक का इस्तेमाल करते समय ऐसा ना हो कि जो भी कपल है उसका लैंगिक व्यवहार ही बदल जाए, या उसको लैंगिक संबंध बनाने की मतलब बनाने में हिचकिचाहट या लैंगिक संबंध बनाने में कोई किसी भी तरीके की परेशानी हो। ये कुछ बेटा एक आदर्श गर्भनिरोधक तकनीक के लक्षण होने चाहिए। अब क्या क्या गर्भनिरोधक तकनीक है हमारे पास, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास कुछ प्राकृतिक तकनीक है। फिर बेटा आती है हमारे पास रोध तकनीक, बैरियर्स जिनको हम बोलते हैं। फिर आती है बेटा हमारे पास आईयूडी, अंतःगर्भाशयी युक्तियां, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास पिल्स जिनको हम बोलते हैं दवाइयां, गोलियां। ठीक है, इसके बाद आती हैं बेटा हमारे पास इम्प्लांट्स या केमिकल मेथड, आप बोलो केमिकल मेथड, जो रासायनिक तकनीक है उसमें आपकी दवाइयां भी आ जाएंगी, आपके इम्प्लांट्स भी आ जाएंगे, इंजेक्शंस भी आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं बेटा आपके बंधकरण की तकनीक है जिसको हम बोल देंगे सर्जिकल टेक्निक, है ना, शल्य क्रिया, जिसको हम बंधकरण या स्टेरिलाइजेशन तकनीक भी बोल देते हैं। जल्दी से एक एक करके सारी तकनीकों पर चर्चा करते हैं। तो जो प्राकृतिक विधियां होती हैं, जो आपके नेचुरल मेथड्स होते हैं, इसमें 3 तरीके की विधियां हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक विधि का जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत होता है वो बस इतना सा होता है कि किसी भी तरीके से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाए। और इस प्राकृतिक विधि में हमारे पास 3 तकनीक है। सबसे पहले है बेटा हमारे पास पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि आवधिक संयम। दूसरा है हमारे पास
विड्रॉल मेथड, जिसको हम बेटा कॉइटस इंटरप्टस भी बोल देते हैं, मतलब मैथुन के दौरान बीच में आप रुक जाइए। और तीसरा है बेटा आपके पास लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि अनार्तव। लैक्टेशन इज मतलब डिलीवरी के बाद जब दुग्ध स्राव होता है उस समय पर आर्तव चक्र की अनुपस्थिति, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आवधिक संयम पर, जिसको हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं। आवधिक संयम बेटा आपके आर्तव चक्र की जो साइक्लिक इवेंट्स है उस पर निर्भर करती है। और सबको पता है कि 28 दिन का जो एक सामान्य आर्तव चक्र होता है, इस 28 दिन में जो अंडोत्सर्ग होता है, जो ओव्यूलेशन होता है बेटा, वो होता है आपके 14वें दिन। तो 14वें दिन पे अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो उस 14वें दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद पूरी संभावना है कि अगर इस समय पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है कपल के बीच में, तो निषेचन की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और उस संभावना को रोकने के लिए कपल्स को ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप 10 से 17 दिन के बीच में, इस अवधि में आप संयम बनाए रखें और किसी भी तरीके के सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व ना हो। तो 10 से 17 दिन की अवधि में अगर वो संयम बनाए रखेंगे तो प्राकृतिक तरीके से, किसी भी प्राकृतिक तरीके से हम कहीं ना कहीं अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोक रहे हैं, और इस वजह से बेटा हम निषेचन को भी रोक रहे हैं। तो ये एक गर्भनोदन की तकनीक हो गई। दूसरा आता है बेटा आपका कॉइटस इंटरप्टस, जिसमें बेटा हम ये बोलते हैं, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि जो कपल है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वीर्य सेचन से जस्ट पहले यदि नर जो पार्टनर है वो अपने शिशन को मादा जननांग से बाहर निकालता है और वीर्य सेचन मादा जननांग में ना करके बाहर करता है बेटा, उस कंडीशन में निषेचन की संभावना जो होती है वो एकदम ना के बराबर हो जाती है। तीसरा बेटा जो है अपने पास स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें बेटा ऐसा बोला जाता है कि प्रसव के बाद जो शुरुआती 1 से 6 महीने होते हैं, ये वो महीने होते हैं जब मादा को या जब माँ को बहुत ज्यादा दुग्ध स्राव होता है, मतलब उसके शरीर में, उसके रक्त में प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब तक शरीर में बेटा प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है बेटा, तब तक कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को कम रखता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बेटा आर्तव चक्र जो होता है वो अनुपस्थित होता है या वो नहीं शुरू होता है मादाओं में प्रसव के बाद। और अनार्तव स्तनपान अनार्तव है बेटा, ये 3 से 6 महीने सामान्यतः औरतों में देखा गया है। ठीक है, तो अगर आर्तव चक्र ही नहीं होगा तो सीधी बात है निषेचन की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो ये बेटा हो गई प्राकृतिक विधियां, लेकिन ये बता दें कि इन्हीं प्राकृतिक विधियों का जो फेलियर रेट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला आता है आपकी रोध तकनीक, जिसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड्स। तो रोध जो तकनीक है ये नर और मादा दोनों के लिए है, जिसमें कॉन्डोम्स अवेलेबल हैं नर के लिए, इवन मादा के लिए भी कॉन्डोम्स है जिनको हम फेमिडोम्स बोलते हैं। और ये जो बेटा कॉन्डोम्स है ये लेटेक्स रबर के बने हुए बेटा होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगेन शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। ये एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं दोनों के बीच में, जिसके चलते बेटा अगर शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलेंगे तो सीधी बात है कि निषेचन भी नहीं होगा। इसके अलावा बेटा जो सामान्य जो ब्रांड है बेटा निरोध के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा बेटा मादाओं के लिए इस कॉन्डोम के अलावा ग्रीवा कैप, ठीक है, डायाफ्राम और वॉल्ट्स, ठीक है, ये भी अवेलेबल हैं जो कि मादा इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है, जो कॉन्डोम्स होते हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल कॉन्डोम, ये रीयूजेबल नहीं होते, ये यूज एंड थ्रो होते हैं। लेकिन ये जो एडिशनल चीजें अवेलेबल हैं, ये एडिशनल रोध तकनीक जो अवेलेबल है मादाओं के लिए, डायफ्राम, वॉल्ट्स और सर्वाइकल कैप्स, ये बेटा रीयूजेबल होती है, इनको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इनमें बेटा इनकी इफेक्टिवनेस को और बढ़ाने के लिए, इनकी मतलब इनको और सक्षम बनाने के लिए कि अपनी सक्षमता से अपना कार्य कर सके, इनके साथ बेटा कुछ शुक्राणु को मारने वाले जेलीज, फोम्स और क्रीम्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। रोध तकनीक के बाद आता है आपका गोलियां। ठीक है, गोलियां बेटा या रासायनिक तकनीक हम बात करते हैं, रासायनिक बाद में करते हैं, हम पहले बात करते हैं अंतःगर्भाशय युक्तियां यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, मतलब आईयूडीज की। तो ये जो बेटा आपकी अंतःगर्भाशय युक्तियां होती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये 3 तरीके की होती हैं। मादा के गर्भाशय में इनको रखा जाता है, ये स्किल्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज ही रखते हैं। और ये बेटा 3 तरीके की आईयूडीज होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले होती है बेटा औषधि रहित, जिनको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड, जिसका उदाहरण हो गया आपका लिप्स लूप। दूसरा हो गया बेटा आपका कॉपर आयन मोचक आयोडीज, जिनको हम कॉपर रिलीजिंग आयोडीज बोलते हैं। तीसरा बेटा हार्मोन मोचक आयोडीज, जिनको हम हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज बोलते हैं। ये बेटा इनके उदाहरण आपको पता होने चाहिए। औषधि रहित का हो गया आपका लिप्स लूप,
जो आपकी कॉपर मोचक है उनके उदाहरण हो गए कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। इसके अलावा हार्मोन मोचक के उदाहरण हो गए आपके प्रोजेस्टासर्ट और आपका LNG-20 यानी कि लेवोनोर्गेस्ट्रॉल 20। ठीक है, अब ये जो बेटा आपकी अंतःगर्भाशय युक्तियां, इनका कार्य करने की विधि क्या होती है? तो ये बेटा आपके गर्भाशय में जो फैगोसिटिक एक्टिविटी है, जो भक्षण की क्रिया है, शुक्राणु भक्षण की क्रिया, उसको बढ़ा देती है। दूसरा बेटा ये श्लेष्मा का जो ग्रीवा श्लेष्मा है उसको थोड़ा गाढ़ा कर देती है। तीसरा बेटा ये किसी भी तरीके से अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। चौथा बेटा ये क्या करती हैं, आपके कॉपर आयन जो मुक्त होते हैं, ये कॉपर आयन बेटा कहीं ना कहीं शुक्राणु की गति को कम करते हैं। शुक्राणु की गति कम होने के कारण ये शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो ये शुक्राणु की गति कम करते हैं। साथ ही साथ बेटा ये इनकी निषेचन क्षमता को भी निषेचन क्षमता में भी इंटरफेरेंस करते हैं, निषेचन क्षमता को कम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतःगर्भाशय युक्तियां नीट में कई बार आ चुका क्वेश्चन है। फिर आते हैं बेटा आपकी रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों में हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोलियां हो गई, इसमें आपके इंजेक्शंस हो गए, इसमें आपके इम्प्लांट्स हो गए। ठीक है, अंतःक्षेप जिसको हम बोलते हैं ना, शायद। तो जो आपकी बेटा गोलियां होती हैं, ये गोलियां दो तरीके की होती हैं, या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन वाली गोलियां होती हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन गोलियां होती हैं। जो केवल प्रोजेस्टेरॉन गोलियां होती है बेटा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन गोलियां होती है, मार्केट में माला डी माला इनके नाम के पत्ते के नाम में मिलती हैं, जिनमें आपकी 28 गोलियां होती है, जिनमें 21 गोलियां बेटा हार्मोनल होती हैं और 7 गोलियां आयरन युक्त होती हैं, जो कि उस अवधि में दी जाती हैं जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू होने वाली, यानी कि ऋतुस्राव जो अवधि है वो आने वाली, या फेज वो आने वाला होता है, तो उससे पहले इसको शुरू कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बेटा ये जो गोलियां होती हैं हार्मोनल पिल्स, इनको 5 या 3 से 5 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाता है, और डेली बेटा एक गोली लेनी होती है। ठीक है, अब इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्योंकि बेटा आपके रक्त में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आपके हाइपोथैलेमस से GnRH को नहीं आने देंगी, जिसकी वजह से आपका अग्रपीयूष ग्रंथि से LH और FSH नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं बेटा या तो ये अंडोत्सर्ग को रोकती है, या ये आपकी गर्भाशय की भित्ति को मतलब अंतरोपण के लिए सक्षम नहीं बनने देती। साथ ही साथ बेटा ये आपकी ग्रीवा श्लेष्मा को भी गाढ़ा कर देती हैं, जो कि शुक्राणु को अंदर नहीं आने देते हैं। इन्हीं गोलियों में बेटा एक सहेली नाम की गोली है, जो कि नॉन स्टेरॉइडल गोली है। नॉन स्टेरॉइडल मतलब इसमें किसी भी तरीके के ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन नहीं होते हैं। फिर इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि गर्भाशय पर एंडोमेट्रियम के रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देते हैं। एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ईस्ट्रोजन उनसे जुड़ेगा नहीं तो वो मोटी भी नहीं होंगी, तो ये कहीं ना कहीं सहेली आपके गर्भाशय को इस लायक नहीं रखती कि वहां पर अंतरोपण हो सके। सहेली हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है, और इस सहेली को बेटा भारत के लखनऊ में CDRI नाम का एक रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI लखनऊ का फुल फॉर्म, CDRI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इस सहेली को CDRI लखनऊ में बनाया गया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके इम्प्लांट्स हैं। इम्प्लांट्स में सिलिकन की छोटी छोटी माचिस की तीली की शेप जैसी छोटी छोटी एम्प्यूल्स होते हैं, जिनको त्वचा के नीचे लगा दिया जाता है, और ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करती रहती हैं, जिसका वही सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिस तरीके से आपकी गोलियां काम करती हैं। इसी तरीके से बेटा आपके इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं डेपो प्रोवेरा नाम से, जो कि 3 महीने में एक बार दिए जाते हैं, और ये भी बेटा आपके रक्त में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को बढ़ा करके रखते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके रासायनिक मेथड। अब यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल होता है, जिस गर्भनिरोधक तकनीक का, वो है आपकी अंतःगर्भाशय युक्तियां। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहीं पर आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि किसी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में, रेप के केस में, या ऐसे केस में जब लगता है कि निषेचन होने की संभावना बहुत ज्यादा है या हो सकता है गर्भधारण हो जाए, उस कंडीशन में 72 घंटे के अंदर IUD लगवाया जा सकता है, या इमरजेंसी पिल्स, जिनको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलते हैं, अनवांटेड 72 पिल जैसी, इनको बेटा यूज किया जा सकता है, जो कि गर्भधारण को रोकती हैं। अगला आता है बेटा आपके पास शल्य क्रिया, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड्स। शल्य क्रिया जो होती है वो नर और मादा दोनों के लिए अलग अलग होती है। नर के लिए बेटा जो होती है इसको हम वैसेक्टमी बोलते हैं, मादा के लिए जो होती है इसको हम ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। इनमें हम करते क्या है, वैसेक्टमी में हम नर का जो शुक्र वाहक नलिका है, वास डिफरेंस, उसको बेटा हम काट करके बांध देते हैं। वहीं मादा के केस में बेटा हम फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी को काट करके बांध देते हैं, इसीलिए हम इसको ट्यूबेक्टमी या वैसेक्टमी बोलते हैं। वैसेक्टमी नर में, ट्यूबेक्टमी मादा में।
यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन दोनों ही क्रिया में, चाहे वैसेक्टमी हो चाहे ट्यूबेक्टमी, इन दोनों ही क्रिया में जो युग्मक जनन की तकनीक है वो प्रभावित नहीं होती है। दोनों ही केस में शुक्राणु और अंडाणु का सामान्य जो परिपक्वन और निर्माण होता है वो होता रहेगा। बस नर के केस में जो वीर्य आएगा उस वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित होगा। मादा के केस में क्योंकि अंडाणु आगे फैलोपियन नलिका में तक नहीं आएगा, पूरी फैलोपियन नलिका में नहीं आएगा, साथ ही साथ जो आपका शुक्राणु है वो आपके तुम्बिका भाग तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बीच से फैलोपियन नलिका कट के बनी हुई है, जिसकी वजह से निषेचन नहीं होगा। ठीक है, पर दोनों ही कंडीशन में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है वो सामान्य चलती रहेगी, बस दोनों को मिलने से नहीं मतलब मिलने से रोका जाता है। यहीं पर बेटा आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि शल्य क्रिया बेटा अधिकतर वो कपल्स कराते हैं जिनको अब फ्यूचर में कोई भी बच्चे नहीं चाहिए, जितने बच्चे उनको चाहिए थे वो हो चुके हैं, क्योंकि शल्य क्रिया ऐसी क्रिया है जो रिवर्सिबल नहीं है, मतलब जो उत्क्रमणीय नहीं है, कि ऐसा नहीं कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए तो शल्य क्रिया करा लेते हैं, बाद में बच्चा चाहिए तो उसको रिवर्स करा लेंगे, नहीं। और एक आदर्श गर्भनिरोधक तकनीक का ये भी एक लक्षण होना चाहिए कि ये रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय हो। जब तक जरूरत है तब तक आप इसका इस्तेमाल करें कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, जब बच्चा चाहिए तो आप ये हटा दें तो आपको बच्चा होने की संभावना फिर से सामान्य हो जाए। ठीक है, ये भी एक उसका लक्षण होना चाहिए आदर्श गर्भनिरोधक तकनीक का। किसी भी गर्भनिरोधक तकनीक का इस्तेमाल अगर आपको करना है उसके लिए आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला बेटा आपका टॉपिक है सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि हम प्रेगनेंसी को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अधिकांश बेटा ऐसा देखा गया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम इंड्यूस अबॉर्शन भी बोलते हैं। एक तो गर्भपात होता है जो कि प्राकृतिक तरीके से हो जाता है, एक गर्भपात जो कि हम करवाते हैं। ठीक है, हम गर्भपात करवा रहे हैं, चाहे हम दवाइयों की मदद से करवाएं, चाहे हम कोई सर्जरी करवाएं, शल्य क्रिया कराएं। ठीक है, हम यहाँ पर गर्भपात करवा रहे हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन है ये। ऐसा देखा गया है कि विश्व में हर साल 45 से 50 लाख ये इस तरीके की एमटीपीज परफॉर्म की जाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि में काफी नियंत्रण हुआ है। हालांकि इस एमटीपी का कार्य जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से एमटीपीज विश्व भर में परफॉर्म किए जा रहे हैं उस हिसाब से हमने ये देखा है कि अगर ये एमटीपीज नहीं होते तो आज तो जनसंख्या पता नहीं कहाँ होती। ठीक है, हर साल लगभग 45 से 50 लाख एमटीपीज को पूरे विश्व में परफॉर्म किया जा रहा है। अब एमटीपी कब तक सेफ होती है, तो पहली तिमाही में बेटा एमटीपी बिल्कुल सेफ है। ठीक है, आप पहले 3 महीने में एमटीपी यानी कि उस सगर्भता को रोक सकते हैं। अब रोकने के लिए आप दवाइयां ले सकते हैं, रोकने के लिए आप सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बच्चे को आगे प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने से बच्चे की जान को या माँ की जान को खतरा है, इस कंडीशन में बेटा दूसरी तिमाही में भी सगर्भता का चिकित्सीय समापन किया जा सकता है, लेकिन 2 डॉक्टर्स की देखरेख में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में एमटीपी को 1971 में लागू किया गया था। कई सारे देश है जहां आज भी एमटीपी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, उनके धार्मिक रीजन हो सकते हैं, उनके वैचारिक रीजन, उनके कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसके चलते एमटीपी को मान्यता नहीं मिली। लेकिन भारत में इस चीज को बेटा 1971 में मान्य कर लिया गया था कानूनी तौर पर। ठीक है, एमटीपी के बाद बेटा आपका अगला टॉपिक है यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनको हम एसटीडीज बोलते हैं। इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ये जो बेटा यौन संचारित रोग हैं ये आपके जीवाणु जनित हो सकते हैं, विषाणु जनित हो सकते हैं, प्रोटोजोआ जनित हो सकते हैं, या आपके ये और कैसे हो सकते हैं, किससे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यौन संचारित रोग बेटा आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये कि कई सारे यौन संचारित रोग हैं, लेकिन 3 ऐसे यौन संचारित रोग हैं, आपका हेपेटाइटिस बी, आपका जेनाइटल हर्पीज और बेटा एड्स, जिसको हम एचआईवी के थ्रू जो होता है। ये 3 बेटा ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिसका पूर्णतः इलाज पॉसिबल नहीं है, या यूं कह लो कि इनका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा बाकी के यौन संचारित रोग अगर होते हैं, जैसे आपका ट्राइकोमोनियासिस हो गया, जेनाइटल वॉर्ड्स हो गया, देन सिफिलिस हो गया, और ये बाकी के जो बेटा आपके गोनोरिया हो गया। ठीक है, ये बाकी के जो यौन संचारित रोग हैं बेटा, इनको अगर आप सही समय पर जांच लेते हैं तो इनका पूर्णतः जो इलाज है वो संभव है। लेकिन हेपेटाइटिस बी
HIV एड्स जिसको हम बोलेंगे, HIV से जो होता है, और जेनेटल हर्पीज, ये 3 ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यौन संचारित रोगों के लक्षण क्या होते हैं? तो कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि जो जननांग होते हैं या गुप्तांग होते हैं उनमें बेटा खुजली होना, उनसे वाइट डिस्चार्ज होना, ठीक है, वहाँ पर सूजन वगैरह आ जाना, ये कुछ प्राथमिक लक्षण है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि मादाएं जिनमें यौन संचारित रोग हैं उनमें कोई भी लक्षण दिखाई ही नहीं देता है, और फ्यूचर में मतलब लंबे समय तक यौन संचारित रोग होने की वजह से आपको कुछ ज़्यादा लक्षण, सीरियस लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो प्रभावित व्यक्ति है उसके उनमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको हम बोलते हैं PID, श्रोणी में शोथ होना। ठीक है, PID मतलब जो श्रोणी भाग होता है, जहाँ पर श्रोणी अस्थि और जहाँ पे सारे जननांग होते हैं, उनमें बेटा इन्फ्लेमेशन, सूजन, दर्द और ये सब एक साथ। ठीक है, जो जननांग होते हैं प्राथमिक जननांगों में सूजन हो सकती है। इसके अलावा बेटा ऐसा हो सकता है लंबे समय तक अगर यौन संचारित रोग किसी व्यक्ति में बना हुआ है तो बेटा हो सकता है कि वो बंधे हो जाए, मतलब वो इनफर्टाइल हो जाए, वो बच्चे पैदा करने में सक्षम ना रहे। फिर यहाँ पर बेटा मिसकैरेजेस, बार बार गर्भपात यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बेटा इनफर्टिलिटी आ सकती है, बहुत ज़्यादा गर्भपात हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब गर्भ जो आपका अंतररोपण होता है वो गर्भाशय में ना होकर के कहीं और अगर भाग में हो जाए जननांग के, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये सब बेटा आपको देखने को मिल सकता है इसी STDs के सीरियस लक्षणों में। ठीक है, अब STDs से बचने का क्या तरीका है बेटा? तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कोई भी लक्षण, बारीक से बारीक लक्षण भी दिखता है तो बेटा आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा बेटा क्या होता है कि आपको ऐसे लोगों से मतलब मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए कि हाँ बहुत लोगों के साथ आप लैंगिक संबंध बना रहे, तो बेटा उस कंडीशन में आपको किसी की हिस्ट्री नहीं पता होगी और ऐसे कंडीशन में उनसे आपको STDs हो सकते हैं। तीसरा बेटा होता है कि अगर आपको किसी के साथ लैंगिक संबंध बनाने की इतनी मजबूरी आई रही है तो भाई साहब प्रोटेक्शन का यानी कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। ठीक है, लास्ट टॉपिक है अपना बंध्यता। बंध्यता होती क्या? इनफर्टिलिटी इज जब किसी भी कपल में 2 साल तक अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के लैंगिक संबंध बनाने पर भी अगर वो गर्भ धारण करने में असक्षम है, इसका मतलब वो बंधे हैं। अब इस बंध्यता को ट्रीट करने के लिए बेटा हमारे पास कुछ सहायक तकनीक हैं जो कि बंध्यता मतलब जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, सहायक जनन तकनीक, जिनसे हम ऐसे कपल्स को मदद करते हैं बच्चे पैदा करने में। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास कई सारी तकनीक है, जिनमें सबसे पहली है हमारे पास गिफ्ट। गिफ्ट में हम क्या करते हैं? गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हम गेमीट यानी कि अंडाणु को उस मादा के फेलोपियन नलिका में रख देते हैं जिस मादा में खुद से अपने अंडाणु बनाने के लिए जो सक्षम नहीं है, जिसके खुद के अंडाशय में अंडाणु नहीं बन रहे हैं, हम उन मादा के फेलोपियन नलिका में अंडाणु को प्लेस कर देते हैं और फिर सामान्य लैंगिक संबंध उसका जब उसके पार्टनर के साथ बनता है तो सामान्यतः वो शुक्राणु जाकर के वहां पर निषेचन कर सकता है। तो ये हो गया बेटा आपका गिफ्ट। दूसरा आता है आपका जिफ्ट। अब क्या होता है? ऐसे कपल्स जिसमें नर या मादा दोनों में से किसी में भी अगर बेटा प्रॉपर युग्मक जनन नहीं हो रहा या किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं उनके युग्मक, उस कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं? हम नर और मादा दोनों के अंडाणु और शुक्राणु को लेते हैं, या हम किसी दाता का अंडाणु या किसी दाता का शुक्राणु लेकर के उनको टेस्ट ट्यूब में या यूकेलो लैब में हम परख नली के अंदर उनका क्या करते हैं? निषेचन करवाते हैं। और निषेचन करने के बाद जब युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो उस जाइगोट को या 2, 4, 6, 8 ब्लास्टोमिया कोरखंड अवस्था तक हम उसको बेटा मादा के फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यदि 8 कोरखंड से ज्यादा अवस्था आ चुकी है, उस कंडीशन में बेटा हम इसको मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इसको हम बोलते हैं ET यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि आपका भ्रूण स्थानांतरण। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई ऐसा कपल है जिसमें नर जो है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब उसका शिशन इतना सक्षम नहीं है कि वो सीधा या डायरेक्ट ही अपने वीर्य को मादा जननांग में ले जा सके या मादा जननांग में ड्रॉप कर सके, उस कंडीशन में बेटा हम आर्टिफिशियली उस पार्टनर का जो वीर्य है उसको कलेक्ट करके हम मादा के अंदर डाल सकते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। या अगर वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, उस कंडीशन में बेटा हम सीधा शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाते हैं, जिसको हम बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यदि शुक्राणुओं की संख्या कम है। ठीक है,
इसके अलावा बेटा हमारे पास ICSI तकनीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम दोनों को इकट्ठा करके शुक्राणु और अंडाणु को हम सीधा शुक्राणु को अंडाणु के साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में इंसर्ट करते हैं और फिर हम उसको मादा के अंदर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, अब वो जिफ्ट हो सकता है या भ्रूण स्थानांतरण मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर की कंडीशन हो सकती है। वैसे तो कई सारे अपने पास सहायक जनन तकनीक है, लेकिन फिर भी ऐसे कपल्स जिनको बच्चा नहीं होता है बेटा, उनको एक और सलाह दी जाती है कि अपने भारत में कई सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको अगर अच्छे पेरेंट्स मिल जाएं या सही फैमिली मिल जाए तो उनका अच्छा विकास या प्रॉपर विकास हो सकता है। तो ये भी एक अपने पास एडिशनल तरीका है जिससे कि वो कपल्स जो प्राकृतिक तरीके से माँ बाप नहीं बन सकते, वो बेटा इन अनाथ बच्चों को गोद लेकर के माँ बाप बन सकते हैं। तो ये भी एक अपने पास तरीका है। सो दिस इज ऑल अबाउट जनन स्वास्थ्य। हमने सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं और कुछ इसमें है नहीं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। और ये जो बंधुता वाला टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, STDs में गिनी चुनी चीजें हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एड्स, ये 3 ऐसे हैं जिनका अगर आप सही समय पे भी पता लगा लो तो भी बेटा इनका इलाज संभव नहीं है। बाकी अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा चैप्टर क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय।